ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं, उस इंटरनल कमेटी को सिविल कोर्ट का दर्जा हासिल होगा। लेकिन उस इंटरनल कमेटी में कोई लीगल एक्सपर्ट नहीं होगा, या होगा तो उसके लिए कोई क्या प्रावधान है, इसको स्पष्ट नहीं किया गया है। और मुझे लगता है कि इनको कोर्ट का दर्जा तो नहीं दे सकते। देखिए, आप जैसे कोर्ट का पावर होगा, कोर्ट का पावर भी मैं आपको बता रही हूँ। आप इसको एड करिए जैसे कि आपकी एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है। जैसे आपका एक डिलिंक्वेंट एम्प्लॉई है, उसके अगेंस्ट डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में कोई लीगल एक्सपर्ट नहीं बैठता, कोई डिपार्टमेंटल आदमी बैठ के और दोनों तरफ के पहलुओं की बातें सुनता है, उनकी पूरा मैटर को एडजुडिकेट करता है। विशाखा में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इसमें एटलीस्ट 2 विमेन होंगी, मेजॉरिटी ऑफ विमेन होंगी, एक एनजीओ की लेडी भी इंक्लूड होगी। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने उसमें गाइडलाइंस ले डाउन करी हैं। और मुझे ये लगता है कि इन गाइडलाइंस को देख के ये जो कमेटी है, कोर्ट का पावर ये हो सकता है कि तुम्हारे पास पावर हो समन करने का, किसी विटनेस गवाह को बुलाना है तो अगर वो गवाह को बुलाना चाहें तो वो बुला सकते हैं, अगर वो किसी रिकॉर्ड को बुलाना है तो रिकॉर्ड मंगवा सकते हैं। इस सब का पावर एज अ कोर्ट होगा। इनकी जो अपील है, इनकी जो जजमेंट है, वो कोर्ट के आगे रखी जाएगी। जी, लेकिन इसमें जो आपने एनजीओज की महिलाओं को शामिल करने की बात की, विनीता, अभी तक देश में कितने एनजीओ हैं और कितने एनजीओ महिलाओं के अधिकारों के लिए काम कर रहे हैं, इसकी कोई खास गिनती नहीं है। और ऐसी स्थिति में हर इंटरनल कमेटी, हर 10 यूनिट पर, 10 वर्कर के साथ काम करने वाली यूनिट पर अगर एक इंटरनल कमेटी बनाई जाएगी और उसमें एनजीओज के लोगों को शामिल किया जाएगा तो एक बड़ी संख्या में एनजीओज में काम करने वाली महिलाओं की जरूरत पड़ेगी। क्या इसका कोई आंकड़ा उपलब्ध है और कैसे इसको फुलफिल किया जाएगा? क्या इसके बारे में कुछ सोचा गया है? आप लोगों ने पत्रकारिता के दौरान क्या इस तरह के सवाल पूछे? नहीं, एक बात मैं आपको बता दूं, जहां 10 कम लोग काम कर रहे हैं या 10 लोग काम कर रहे हैं, वहां इंटरनल सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है। जहां जैसे घरेलू वर्कर्स हैं, डोमेस्टिक हेल्प्स हैं, उन सबके और ऐसे लोगों के लिए डिस्ट्रिक्ट्स और जोनल ऑफिसर्स को ये पावर्स दिए गए हैं कि वो एक कमेटी बना सकते हैं जिनके तहत इंडिपेंडेंट महिलाएं उनके पास आके कंप्लेन कर सकती हैं। जी, लगभग 47.5 लाख डोमेस्टिक हेल्प्स काम करती हैं घरों में। जो 30% ऑफ द वुमेन वर्कफोर्स जो इस समय है उसका 30% है। तो अब जैसे बात उठी थी कि हर महिला कहाँ जाएगी, तो उसके लिए प्रावधान रखे हैं बिल में एक हिस्से में है कि आप डिस्ट्रिक्ट में हर ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऐसे ऑफिसर्स होंगे जहां आप कंप्लेन लेके जाएंगे। लेकिन जो आज का माहौल अगर हम देखें, हकीकत तो देखें तो बहुत अलग नहीं है। यानी कि कोई भी महिला किस तरीके से जिले के जो कार्यालय हैं वहां पर शिकायत करने जब पहुंचती है तो किस तरीके की दलीलें होती हैं, और जो अधिकारी या फिर जो लोग वहां पर होते हैं जिन पर जिम्मेदारी होती है उस पर कार्रवाई करे या जांच करे, उनका तौर तरीका, उनका व्यवहार भी किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में कैसे मुमकिन दिखता है कि ये सही से इम्प्लीमेंट हो पाएगा? नहीं, ये तो धीरे धीरे अवेयरनेस लाने की बात है, क्योंकि जहां एम्प्लॉयज बड़ा एक सेटअप है वहां ही क्या गारंटी है कि महिला कंप्लेन करने जाती है तो उसको अपमानित नहीं किया जाता, उसी का मजाक नहीं बनाया जाता। बहुत सारी महिलाएं तो चुप रह जाती है इसलिए क्योंकि उसको टेस्ट किया जाएगा, उसका मजाक बनाया जाएगा, हो सकता है उसको विक्टिमाइज किया जाए। तो ये बिल जो है अपने आप में इस पूरे माइंडसेट को तोड़ने के लिए हो सकता है 2 साल लगे, 4 साल लगे, पर डाउन द लाइन ये बहुत संभव है कि कोई पुरुष किसी महिला के साथ इस तरह की दुर्व्यवहार करने से बचेगा। मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि सिर्फ छूना या अपमानजनक शब्द कहना ही नहीं है, हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर क्रिएट करना दफ्तर में जिसके तहत महिला काम करने में परेशानी महसूस करे, वो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट के तहत उसको कवर किया गया है। जी, तो लार्जली ये लॉन्ग टर्म में इफेक्ट करेगा कोई भी लॉ। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है विनीता कि इस बिल में ये कहा गया है कि अगर शिकायत करने वाली महिला की शिकायत गलत पाई जाती है तो क्या उसके खिलाफ भी एक्ट हो सकता है? इसको लेकर एक महिलाओं के अंदर संदेह पैदा है। नहीं, देखिए, अगर किसी भी आप लॉ के तहत करेंगे तो आपने किसी पे आरोप लगाया तो आप उसे साबित करेंगी। जी, ये मिसयूज जो महिलाओं के अपने लॉज को मिसयूज करने के बार बार जो चर्चा उठती है, दहेज कानून को लेकर भी और रेप लॉज को भी लेकर लगातार मिसयूज होने की बात जो उठती रही है, मैं आपको बता दूं सेक्सुअल हैरेसमेंट जो लॉ है ये पहला कानून है जिसमें मिसयूज लॉ को लगाया गया है।
जी। इससे मिसयूज प्रिवेंट करने के तरीके सईदा जी, क्या आपको नहीं लगता है कि अगर मिसयूज क्लॉज को लगाया गया है तो कोई वैसे ही महिलाएं अपने हक को लेकर आगे नहीं आती हैं, और अगर इस तरह के क्लॉज लगाए जाएंगे कि अगर आपकी शिकायत गलत पाई गई या आप साबित नहीं कर पाई तो आपके खिलाफ उल्टी पेनल्टी लगेगी, आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है, तो कौन महिला हिम्मत करेगी अपने बॉस के खिलाफ जाकर शिकायत करने की? का इतनी देर से जो डिस्कशन हो रहा है वो सब सुन रही हूँ, और मुझे एक बात ये कहनी बहुत जरूरी है कि मैं ये बात हूँ कि बहरहाल एक महिला के लिए बहुत मुश्किल है आगे आके और इसकी शिकायत करना, और जो आपने डोमेस्टिक जो वर्कर्स हैं उनकी जो बात उठाई थी, उनके लिए तो तकरीबन नामुमकिन है। लेट अस बी रियल, क्या इसके लिए बहुत जरूरी है कि जब हम इस किस्म का बिल पास करें और जब ये लॉ ऑफ द लैंड बन जाए, उस वक्त जो रिसोर्सेज की जरूरत है, जो जिस राशि की जरूरत है, जिस फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है, उसको पूरे तौर से देना चाहिए। अगर आप महिलाओं के लिए जितने बिल हैं हमारे देश में, उसकी कमी नहीं है, अगर आप उनको उठा के देखें तो क्यों वो कामयाब नहीं होते? इसलिए कामयाब नहीं होते कि बिल तो बना देते हैं, मगर उसके सपोर्ट स्ट्रक्चर्स के लिए अगर एलोकेशन ना हो, अगर जीबीएस में उसका प्रावधान ना हो, तो वो तो अब आप कितने एनजीओज को ढूंढेंगे पूरे देश में कि जो फ्री में आके अपना टाइम देंगे? छोटे छोटे कस्बों में, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में वो उनकी रोजी रोटी है। तो इस मामले में इस बार आप देखिएगा कि जब ये व्हेन इट बिकम्स द लॉ ऑफ द लैंड, उसकी फाइनेंशियल सपोर्ट और उसकी जो आर्थिक उसके लिए जो एक सपोर्ट की जरूरत, वो हर तौर से कमिटमेंट दर्शाती है, और वो कमिटमेंट, उसके कमिटमेंट के लिए हमें बहुत ज्यादा एफर्ट करना है। जो मैं चाहूंगा समझना गीता लूथरा आपसे, इसमें एक अहम ये कहा गया कि शिकायतकर्ता महिला को अगर कोई शिकायत करती है, अंतिम बात के तौर पर जिसके खिलाफ वो शिकायत कर रही है उसका तबादला छुट्टी पर भेजा जाएगा। लेकिन क्या ये दूसरे नियमों के साथ जो कि कहीं मिसमैच तो नहीं करते? क्योंकि ऐसे में कई बार क्या होता है कि कई पतले रास्ते होते हैं कानूनी रास्ते जिनके जरिए ये सब कुछ कहीं साइडलाइन तो नहीं हो जाएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता। एक्चुअली मेरे ख्याल, इफ आई रिकॉल करेक्टली, इस बिल में चॉइस है कि लेडी अगर ट्रांसफर अपना चाहती है तो अपना ट्रांसफर करवा सकती है, और अगर उस पुरुष का ट्रांसफर चाहती है तो वो ट्रांसफर हो सकता है। अब टू सम एक्सटेंट ये कानून मिसयूज हो सकता है। अगर स्त्री ये चाहे कि मैं इसी में, जिसका जॉब ट्रांसफरेबल हो, और वो ये चाहती है कि मैं ट्रांसफर नहीं हूं, मेरे बच्चे पास हैं या मेरा हस्बैंड पास है, और मैं दूसरी एस्टेब्लिशमेंट जो 20 किलोमीटर दूर है, मिसयूज का चांस तो है। इसीलिए कानून में मेरे ख्याल ये प्रोविजन प्रोवाइड किया गया है कि अगर ये मिसयूज होता है तो, और ये हर कानून में होना चाहिए। जैसे इन्होंने कहा कि अगर मिसयूज के अगेंस्ट लॉ है या प्रोविजन है तो ये तो नहीं कि औरतें आगे नहीं आएंगी। सॉरी, औरतों को आगे जब आना है तो मिसयूज का प्रोविजन भी होना है, तभी हमारे देश में ये लॉज इम्प्लीमेंट होंगे और निडर होके होंगे। एक इंटरनेशनल रिपोर्ट में पढ़ रही थी जिसमें ये कहा गया था कि सिर्फ महिलाओं को ही क्यों है, पुरुषों को हक क्यों नहीं है कि अगर कोई महिला उनके खिलाफ तरह की हरकतें करती है तो उसे भी इस तरह की सजा होनी चाहिए। बिल्कुल। आप जो डोमेस्टिक वायलेंस, कई सारे ऐसे देश हैं, चाहे स्विट्जरलैंड हो, चाहे डेनमार्क हो, या और कई ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर महिला और पुरुष दोनों के लिए ये लॉ बराबर है। बिल्कुल। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है इंग्लैंड में, अमेरिका में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट अक्रॉस जेंडर है, दोनों जेंडर्स को अप्लाई करता है, क्योंकि उन्होंने अपने स्टैटिस्टिक्स में ये देखा है कि करीब 15 से 25% केसेस ऐसे होते हैं, ऑल्दो 75 to 85% होते हैं जो विमेन को डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस होते हैं, बट 15 से 25% केसेस ऐसे भी होते हैं वे विमेन आर गिल्टी ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। तो दोनों तरह के होते हैं। पर मेरे को लगता है कि आज की डेट में हिंदुस्तान की स्थिति देखकर परहैप्स ये अभी जेंडर न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, अभी जेंडर सेंसिटिव होना चाहिए। मुझे लगता है ऐसी हालत नहीं है कि महिलाएं खुद अपनी शिकायत लेकर नहीं निकल पा रही हैं, तो फिर वो जेंडर सेंसिटिव, ये भी 10-20 साल बाद या उससे भी ज्यादा के बाद आप ये देखेंगे कि अगर लेडीज और विमेन ने वो दर्जा अपना लिया है, देन पर आपने एक परिभाषा जरूर किया, आपने जहां मिसयूज है
और ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि बहुत से ऐसे केसेस आते हैं वेयर इवन द मेल एम्प्लॉयर विल मिसयूज अ फीमेल एम्प्लॉय एंड से भाई तुम ये कंप्लेंट फाइल करो और मैं तुम्हारी प्रमोशन कर दूंगा क्योंकि ये आदमी मेरे लिए इनकन्वीनियंट है, इसको मैं निकालना चाहता हूं। मैंने ऐसे केसेस देखे हैं। दूसरी बात जो मैंने देखी है, क्योंकि विशाखा बहुत से केसेस में इम्प्लीमेंट हो गई है, बहुत सी इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस, एमएनसीज, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस बहुत से ऑलरेडी विशाखा को इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। उसमें भी ये देखा गया है कि कई बार जो एम्प्लॉयर जो टॉप में है, जो मिसयूज करता है, वो एक कमेटी इन लाइन ऑफ विशाखा गाइडलाइंस बनाता है, 2 वुमेन एम्प्लॉइज ले लेता है, एक एनजीओ ले लेता है और वो एज द बॉस वो एक ऐसी कमेटी बना लेता है जो कमेटी को वो खुद कंट्रोल कर सकता है। तो उम्मीद है कि ये जो चिंताएं हैं आपकी हों, चाहे सईदा जी की हों और विनीता की तरफ से भी, कि हम सब उस कामकाजी महिलाओं की श्रेणी में ही आते हैं जिनको इस तरह की परेशानी कहीं न कहीं झेलनी पड़ सकती है। तो वो तमाम चिंताओं को जब कल राज्यसभा में इस बिल पर डिस्कशन होगा तो जाहिर किया जा सकता है और एड्रेस किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार कुछ और बड़ी खबरें।